हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की, तो हमारे इंडिया में 29 म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से ऐसे म्यूचुअल फंड्स की मात्रा बहुत ही कम है जिन्होंने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स में से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं जिन्होंने पिछले सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को लगातार आउट परफॉर्म किया है। तो आज हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप और साथ में एडलवाइज मिड कैप म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और आपको वीडियो के दौरान ये बात समझ में आ जाएगी कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सही विकल्प साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है एचडीएफसी का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज हो चुका है 84,855 करोड़ का। और इसके बाद है एडलवाइज का मिड कैप फंड जो कि 11,731 करोड़ का एयूएम रखता है। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एयूएम रखता है 34,749 करोड़ का। ओवरऑल यहाँ पर हमें अच्छे खासे एयूएम साइज वाले जो म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर हम एनएवी की बात करते हैं तो एचडीएफसी की है 221 रुपए की, एडलवाइज की 121 रुपए की और मोतीलाल ओसवाल की एनएवी का प्राइस है 120 रुपए का। तो एनएवी बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू को। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में बाई करते हैं तो हमें एनएवी के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप फंड को लॉन्च किया गया था 2007 में, एडलवाइज को 2007 में और मोतीलाल ओसवाल को 2014 में। और हम जिन डायरेक्ट प्लान्स की आज बात कर रहे हैं इनको 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर एचडीएफसी में देखने को मिल रही है 0.72% की, एडलवाइज में 0.38% की और मोतीलाल में 0.70% की। तो एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है उस खर्चे को जो हमें अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए फंड हाउस को सालाना देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हमें एडलवाइज मिड कैप में देखने को मिल रही है और एचडीएफसी एंड मोतीलाल की एक्सपेंस रेशियो एक जैसी है। और यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स को जो म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं इसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स, तो जिसमें इंडिया की टॉप 150 मिड कैप कंपनी शामिल हैं। और इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप में अगर 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एडलवाइज में 90 दिन के अंदर अंदर रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और मोतीलाल ओसवाल में भी 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने पर। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है एडलवाइज में, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर रिडीम करने पर एग्जिट लोड लगाते हैं। और यहाँ पर अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मंथली एसआईपी के माध्यम से, तो तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से एसआईपी को स्टार्ट करा जा सकता है। और यहाँ पर जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो एचडीएफसी एंड मोतीलाल में 1000 रुपए से और एडलवाइज में 5000 रुपए से शुरू करी जा सकती है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल हमें फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस को इनके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 मंथ की बात करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप ने 12.96% के रिटर्न बना के दिए और एडलवाइज ने 11.5% के, मोतीलाल ओसवाल ने 10.5% के और कैटेगरी की एवरेज रही 11.84% की। और वहीं बेंचमार्क ने 11.80% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 6 महीनों में। और 1 साल में एचडीएफसी ने 8.59, एडलवाइज ने 7.22 और मोतीलाल ने 0.85% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं कैटेगरी एवरेज हमें 5.59 और जो बेंचमार्क है वो 7.20% के रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1 साल की टाइम पीरियड में हमें सबसे कम रिटर्न मोतीलाल ओसवाल के दिखाई दे रहे हैं और बाकी जो एचडीएफसी एंड एडलवाइज है इसके एक जैसे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं 3 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की, कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। एचडीएफसी ने 26.81% से और एडलवाइज ने 26.29 से और मोतीलाल ने 27.20% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। और इनके मुकाबले कैटेगरी एवरेज रही 22.79 और बेंचमार्क 22.60% के रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 5 साल की मीडियम टर्म में यहाँ पर देखते हैं तो 30.82% के रिटर्न है एचडीएफसी के, एडलवाइज के 31.36 और जो मोतीलाल है इसने 34.55% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए। और कैटेगरी एवरेज 27.40 और जो बेंचमार्क है वो 27.90% के रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 5 सालों में सबसे ज्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न दिखाई दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के, और इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और नंबर 3 पे एचडीएफसी की। और इससे पहले हमने जो 3 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न देखे हैं
तो उसमें सबसे ज्यादा हमें परसेंटेज दिखाई दे रही है मोतीलाल ओसवाल की 27.20, और इसके बाद बारी आती है एचडीएफसी की, और लास्ट में आता है एडलवाइज मिड कैप। चलिए 7 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करते हैं, तो जिसमें एडलवाइज ने 22.72%, एडलवाइज ने 24.63 और मोतीलाल ओसवाल ने 25.74 के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें मोतीलाल ओसवाल 7 साल के टाइम पीरियड में भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है, और इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की, और लास्ट में आता है एचडीएफसी मिड कैप। और यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज है वो 21.59 और जो बेंचमार्क है वो 20.90% के एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 10 सालों के जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो एचडीएफसी के हैं 19.16% के, एडलवाइज के 19.73 और जो मोतीलाल है उसके 19.25% के। और यहाँ पर हमें कैटेगरी एवरेज दिखाई दे रही है 17.57% की, और जो बेंचमार्क है वो 17.60% के एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में और 5 साल 7 साल के मीडियम टर्म में भी हमें ये तीनों फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क को बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बात को डिटेल में जानने के लिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार से बढ़ाया है और कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क ने किस प्रकार से बढ़ाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एचडीएफसी मिड कैप ने 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को 38,32,000 तक कर दिया, और वहीं जो एडलवाइज है इसने 39,11,000 और मोतीलाल ने 44,10,000, और वहीं कैटेगरी एवरेज ने 33,56,000 और बेंचमार्क ने 34,22,000 तक पहुंचाया है। और अगर 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को एचडीएफसी ने 57,72,000 और एडलवाइज ने 60,54,000, मोतीलाल ओसवाल ने 58,15,000 और कैटेगरी एवरेज के जो रिटर्न है वो 50,46,000 के रहे, और वहीं बेंचमार्क के 50,59,000 के रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और दोस्तों, अब हम मार्केट कैप वाइज इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो एचडीएफसी की है 7.73, एडलवाइज की 16.74 और मोतीलाल ओसवाल की 17.79। तो यहाँ पर लार्ज कैप में कम एलोकेशन हमें एचडीएफसी में दिखाई दे रही है, और एडलवाइज एंड मोतीलाल में जो एलोकेशन है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। और इसके बाद मिड कैप स्टॉक्स में हमें 65% की एलोकेशन एचडीएफसी की, एडलवाइज की 68% और मोतीलाल ने 73% की एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में ही करी है। तो मिड कैप स्टॉक्स में मैक्सिमम एक्सपोजर लिया है मोतीलाल ओसवाल ने, और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी ने 19.92%, एडलवाइज ने 11.5% और मोतीलाल ओसवाल का हमें 0% का एक्सपोजर दिखाई दे रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो इन्होंने जो पूरा पैसा है वो मिड कैप एंड लार्ज कैप में ही एलोकेट किया है। और अभी हम बात करने वाले हैं सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज एलोकेशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एचडीएफसी मिड कैप ने फोकस किया है फाइनेंशियल सेक्टर पर तकरीबन 22% का, हेल्थ केयर में, और उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड सर्विसेज सेक्टर में इन्होंने एलोकेशन रखी है। और यहाँ पर जो एडलवाइज मिड कैप है इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 20%, कैपिटल गुड्स में 12.5%, सर्विसेज में 11% और हेल्थ केयर में भी 10.5% की एलोकेशन रखी है। लेकिन यहाँ मोतीलाल ओसवाल का हमें जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिख रहा है। इन्होंने कैपिटल गुड्स पे 25% की एलोकेशन रखी है, और इसके बाद सर्विसेज में 24%, टेक्नोलॉजी में 17% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.84% की एलोकेशन रखी है। और यहाँ पर आप इनके टॉप स्टॉक्स भी देख सकते हैं, जिसमें एचडीएफसी में मैक्स फाइनेंशियल और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक और फोर्टिस हॉस्पिटल आते हैं। और वहीं एडलवाइज में यहाँ पर हमें मैक्स हेल्थ केयर, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम और फोर्टिस हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ मोतीलाल ओसवाल में हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, एटर्नल लिमिटेड, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, अभी आपके सामने इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के प्राइस चार्ट अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने किस प्रकार के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप ने 280% के, एडलवाइज ने 289% के और मोतीलाल ओसवाल ने 340% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के जो रिटर्न है वो दोनों फंड से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें हमें वोलेटिलिटी की मात्रा भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और निफ्टी मिड कैप 150 जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है, इसने पिछले 5 सालों में 241% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर जी तीनों म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बेहतर तरीके से बीट करते दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो किस प्रकार से यहाँ बिल्ड किया गया है।
तो यहाँ पर सबसे पहले HDFC मिड कैप में टोटल स्टॉक्स की बात करें तो 73 हैं, एडलवाइज में 86 हैं। तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन दोनों फंड्स में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो उसमें टोटल 17 स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रेटेजी का यूज करके एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड किया गया है, यानी कि कम स्टॉक्स का सिलेक्शन करके ज्यादा एलोकेशन रखी गई है। और वहीं टॉप 5 स्टॉक्स में HDFC ने 18%, एडलवाइज ने 13% और मोतीलाल ओसवाल ने 44% की एलोकेशन कर रखी है। और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें HDFC ने 32%, एडलवाइज ने 23% और मोतीलाल ओसवाल ने 75% की एलोकेशन करी है। और जहां पर टॉप 20 स्टॉक्स में एलोकेशन है HDFC की 53%, एडलवाइज की 41% और मोतीलाल की 91%। और इसके बाद बारी आती है पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो की, कि एक साल में फंड मैनेजर कितने ज्यादा चेंजेस करते हैं, बाय एंड सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर बाय एंड सेलिंग जितनी कम होगी, टर्नओवर रेशियो जितनी कम होगी, उतना फंड की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है। तो जहाँ HDFC की टर्नओवर रेशियो है 18% की, एडलवाइज की है 54% की और मोतीलाल की है 125% की। तो यहाँ पर HDFC में हमें एक स्टेबल पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है जिसमें बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही कम बाय एंड सेलिंग होती है। और इसके बाद एडलवाइज में हमें ठीक ठाक बाय एंड सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है वो फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाने के चलते ज्यादा बाय एंड सेलिंग करता है। 125% तक पोर्टफोलियो यहाँ पर एक साल में चेंज हो जाता है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है HDFC की 25 की, एडलवाइज की 34 की और मोतीलाल ओसवाल की 65 की। और यहाँ पर जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो HDFC का फंड है वो हमें अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है और एडलवाइज हमें रीजनेबल प्राइस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो ये हायर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ कंपनीज का सिलेक्शन किया जाता है तो ऑलरेडी उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड की प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बातों को डिटेल में समझ लिया है और अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर आपके सामने इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम HDFC मिड कैप की बात करें तो इसने 1, 3, 5 और 10 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और वहीं एडलवाइज ने भी इसी प्रकार से परफॉर्म किया है। और वहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो इसने 3, 5 और 10 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो कहने का मतलब है मोतीलाल ओसवाल जैसा हाई वोलाटाइल फंड लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें उथल पुथल देखने को मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है एक्सपेंस रेशियो की। तो तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी के मुकाबले कम है, लेकिन सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर एडलवाइज की है। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो तीनों म्यूचुअल फंड्स ने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे हायर अल्फा दिखाई दे रहा है HDFC का। और इसके बाद बारी आती है मोतीलाल ओसवाल की और नंबर 3 पे एडलवाइज मिड कैप की। और अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो HDFC में ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड हो या फिर रीजनेबल प्राइस्ड हो, और साथ में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो एक स्टेबल पोर्टफोलियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एडलवाइज की बात करते हैं तो जी ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है और जी ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं है, तो जी मीडियम टर्म की स्ट्रेटजी का यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके बाद अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो जी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का यूज करके एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही कम स्टॉक्स का चुनाव करके ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो काफी हाई दिखाई देती है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टेबल पोर्टफोलियो चाहते हैं, ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते, तो आपके लिए HDFC का मिड कैप फंड एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। और वहीं अगर हम कम वॉलेटिलिटी चाहते हैं लेकिन एक अच्छी ग्रोथ भी चाहते हैं तो एडलवाइज का मिड कैप फंड एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप एक ऐसे हाई वॉलेटाइल फंड में निवेश करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ पर फोकस किया जाए तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो आपका होना ही चाहिए। और यहाँ पर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जी तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है।
और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।